हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर फोर्स के कॉन्सेप्ट को जान लिया था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, को हमने डिटेल में समझा था। इसके साथ साथ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स यानी संतुलित असंतुलित बल क्या होती हैं, इनके उदाहरण क्या है। साथ ही साथ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, यानी गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, ये हमने जाना था। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं, ये भी हमने देखा था। और साथ ही साथ इनर्शिया क्या होती है, जड़त्व क्या होता है, ये जाना था। कुछ उदाहरण पिछले लेक्चर में हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनर्शिया और मास की, यानी जड़त्व और द्रव्यमान की। जड़त्व के बारे में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जड़त्व यानी इनर्शिया किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को यानी गति की अवस्था में बदलाव होने से रोकती है। आज हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई जो है एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है जो कि लकड़ी का बना है, ठीक है, वुड का बना है। और आपके पास एक दूसरा बॉक्स है जो कि गत्ते का बना है यानी कार्डबोर्ड का बना है। आप क्या करेंगे, आप दोनों पे धक्का लगाएंगे, दोनों पे बल लगाएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि वह बॉक्स या वह डब्बा जो कि गत्ते का बना है उसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे या खिसका पा रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स है, गत्ते का जो बॉक्स है, उसको जो एक जगह से दूसरे ले जाने में आपको कम बल लग रहा है। वहीं अगर हम एक बड़ा जो है उसी साइज का अगर लकड़ी का बॉक्स लेते हैं और उस पे धक्का लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं या ये जान पाते हैं कि उसको इधर से उधर खिसकाने में हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, कितना कितना लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत अधिक हमें बल लगाना पड़ रहा है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक बड़ी जो है पत्थर का, बहुत बड़ा पत्थर जो होता है, और एक छोटे पत्थर। आपने ये देखा होगा कि छोटे पत्थर को आप आसानी से उठा पाते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े पत्थर की बात करें तो बड़े पत्थर को उठाने में आपको बहुत ज्यादा जो है बल लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी वस्तु है, ठीक है, जो आपकी वस्तु है उसकी स्थिति में जब हम परिवर्तन करें या उसकी अवस्था या उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कितना हमें बल लगाना पड़ा। ठीक है, जैसे हमने कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल लिया, कार्डबोर्ड में हमने जो है बल लगाया, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स था, कार्डबोर्ड का बॉक्स था, ठीक है, और हमने बात करी कार्डबोर्ड के बॉक्स की, और हमने बात करी लकड़ी के बॉक्स की यानी वुडन बॉक्स की। इसी तरीके से हमने छोटे पत्थर की बात करी और एक बड़े पत्थर की या बड़े चट्टान की बात करी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कार्डबोर्ड का जो बॉक्स था उसे खिसकाने में हमें कम बल, ठीक है, यानी कम हमें बल लगाना। वहीं वुडन के बॉक्स को यानी लकड़ी के डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या उसको खिसकाने में हमने बहुत ज्यादा बल लगाया, यानी इसके कंपैरिजन में जो बल था वो अधिक था। कैसा था, अधिक। इसी तरीके से अगर हम छोटे पत्थर की बात करें, छोटे पत्थर को खिसकाना चाहते हैं तो जो बल लगता है वो कम लगता है। वहीं अगर हम बड़े पत्थर की बात करें तो बड़े पत्थर में हमें अधिक बल लगाना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कार्डबोर्ड के बॉक्स में कम बल लगाना पड़ रहा है,
वुड के बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में अधिक बल लगाना पड़ रहा है। छोटे पत्थर में कम बल लगाना पड़ रहा है, बड़े पत्थर में अधिक बल लगाना पड़ रहा है, ताकि हम इसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन ला सकें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे पत्थर की और बड़े पत्थर की, तो यहाँ पर आप इसे दोनों पत्थरों को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में से अधिक द्रव्यमान किसका है। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा पत्थर है वो बड़ा है, तो इसलिए उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, वहीं छोटे पत्थर का द्रव्यमान कम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, यानी मास क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, आपके छोटे पत्थर के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मास जो है छोटे पत्थर का क्या है, मान लीजिए स्मॉल m है, बड़े पत्थर का कैपिटल M है, तो जो स्मॉल m है वो कम है कैपिटल M से। ठीक है, अब अगर हम बल की बात करें तो मान लीजिए जो बल जो है छोटे पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हम जिस बल के द्वारा उसे खिसका सकते हैं या उसे उठा सकते हैं वो स्मॉल f है, वही बड़े पत्थर का जो बल है वो कैपिटल F है। तो हमने क्या देखा कि हम कम फोर्स लगा रहे हैं तभी भी हम छोटे पत्थर को आसानी से उठा पा रहे हैं या उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसका पा रहे हैं, यानी जो F है यानी स्मॉल f है वो कम है किससे, आपके कैपिटल F से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मास कम है, यानी छोटे पत्थर का मास कम है, द्रव्यमान कम है, बल हमें कम लगाना पड़ रहा है, यानी आसानी से छोटे पत्थर की जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है। वहीं अगर हम बड़े पत्थर की बात करें तो बड़े पत्थर का द्रव्यमान क्या है, अधिक है, ज्यादा है, और इसको खिसकाने में या इसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन लाने में हमें अत्यधिक बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, बल लगाना पड़ रहा है। अब यानी क्या हो रहा है कि जो बड़ा पत्थर है वो आसानी से अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा, वहीं अगर हम छोटे पत्थर की बात करें तो छोटे पत्थर में हम कम बल लगा रहे हैं और वो आसानी से अपनी गति की अवस्था यानी जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है उसमें परिवर्तन कर रहा है। और आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की, किसी भी वस्तु की, जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन होने नहीं देती। यानी कि अगर हम बड़े पत्थर की बात कर रहे हैं कि बड़े पत्थर आसानी से अपनी स्थिति जो उसकी गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन जो है होने नहीं दे रहा है, यानी इसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, यानी जाड़त्व ज्यादा है, क्या है, अधिक है। वहीं अगर हम बात करें छोटे पत्थर की, किसकी बात करें, छोटे पत्थर की, तो छोटे पत्थर को हम कम बल में ही खिसका सक रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सक रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपका छोटा पत्थर है उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, इनर्शिया कम है, तभी वो क्या कर रहा है, वो अपने जो है स्टेट ऑफ मोशन को जो है ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उसका इनर्शिया क्या है, कम है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, इसका इनर्शिया क्या है, कम है, यानी छोटे पत्थर का इनर्शिया कम है, बड़े पत्थर का इनर्शिया ज्यादा है, छोटे पत्थर का द्रव्यमान कम है, बड़े पत्थर का द्रव्यमान अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें एक रिलेशन पता चला, एक संबंध पता चला मास और आपके जाड़त्व के बीच में, यानी द्रव्यमान और जाड़त्व के बीच में। क्या पता चला कि जो छोटा पत्थर है उसका द्रव्यमान कम है और उसका जो जाड़त्व है वो भी कम है, वहीं बड़े पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, उसका जाड़त्व भी अधिक है। यानी अगर हम द्रव्यमान और जाड़त्व की बात करें तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। यानी अगर मास ज्यादा होगा, जो है द्रव्यमान ज्यादा, तो इनर्शिया यानी जड़त्व ज्यादा, मास कम तो जड़त्व आपका कम। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन समझ में आया है जो कि हमने बड़े और छोटे पत्थर से समझा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें
ठीक है, अब हम बात करते हैं वुडन बॉक्स की और कार्डबोर्ड के बॉक्स की। मान लीजिए आपके पास जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स है और एक वुड का बॉक्स है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का आकार सेम, दोनों का साइज सेम, आकार सेम है, पर हमने ये देखा कि जो कार्डबोर्ड है उसे हमें कम बल लगाना पड़ रहा है, वहीं हमें वुडन बॉक्स में ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। यानी कार्डबोर्ड जो है वो कम बल में ही अपनी जो है स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव कर रहा है, यानी हमने बल कम लगाया और कार्डबोर्ड बॉक्स की यानी गत्ते के जो बॉक्स है उसकी गति की अवस्था में आसानी से परिवर्तन हो। लेकिन अगर हम वुडन बॉक्स की बात करें यानी लकड़ी के डब्बे की बात करें तो ये देखा गया कि लकड़ी के डब्बे को उसकी स्थिति परिवर्तन करने में या उसकी गति की अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर हम वुडन बॉक्स की बात करें तो वुडन बॉक्स जो है उसे हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ताकि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो। इसका अर्थ ये है कि जो वुडन बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स है, लकड़ी का जो डब्बा है या लकड़ी का जो बॉक्स है उसका जाड़त्व अधिक है। ठीक है, जाड़त्व अधिक है यानी उसका इनर्शिया अधिक है, इसका इनर्शिया यानी जाड़त्व क्या है, अधिक। वहीं अगर हम कार्डबोर्ड बॉक्स की बात करें, ठीक है, गत्ते के बॉक्स की बात करें तो जो गत्ते का बॉक्स होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कम बल में ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो जो आपका ये गत्ते का बॉक्स है या कार्डबोर्ड बॉक्स है, हम ये कह सकते हैं कि ये आसानी से अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, यानी इसका जाड़त्व क्या है, कम। अब इसके साथ साथ आप एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वुड का बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है, इसका जो है द्रव्यमान भी अधिक होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। वहीं अगर हम कार्डबोर्ड के बॉक्स की बात करें तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास कम है उसका जड़त्व यानी इनर्शिया कम है। ठीक है, और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो यही क्या है, रिलेशन है इनर्शिया और आपके मास। ठीक है, यानी जड़त्व और द्रव्यमान। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. हम क्या जानते हैं, आपने ये देखा है कि आपके पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसमें किताबें नहीं और एक डब्बा है जिसमें किताबें हैं। तो किसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं, जिसमें किताबें नहीं। इसी तरीके से अगर हम बैग की बात करें, आप बैग लेके आते हो, स्कूल जाते हो बैग लेके, तो बैग में जब किताबें ज्यादा रहती है तो आप जल्दी थक जाते हो क्योंकि आपको ज्यादा फोर्स लगाना। वहीं अगर बैग में किताबें कम हो या ना हो तो आप आसानी से जो है उस बैग को एक जगह से दूसरी जगह ले जा देते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसमें वेट नहीं है, उसमें मास नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की किताबें नहीं है। ठीक है, कोई भी भार नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो खाली बॉक्स होता है, खाली डब्बा होता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से खिसका सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भरे डब्बे की, यानी ऐसा डब्बा जिसमें किताबें भरी हैं, ऐसे डब्बे को खिसकाने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल, इसी तरीके से अगर हम किसी फुटबॉल पे किक करें, ठीक है, फुटबॉल है उसको हम किक करें, इट फ्लाइज अवे, ये क्या हो जाता है, ये चला जाता है, दूर चला जाता है, फ्लाइज। बट if we kick a stone of same size with equal force, it hardly moves. वहीं अगर अगर उस फुटबॉल की जगह उसी साइज का, ठीक है, उसी साइज का, उसी शेप का एक पत्थर ले लिया जाए और उसको अगर हम किक करें तो वो अपनी जगह से नहीं खिसकता। We may in fact get an injury in our foot
वाइल डूइंग, और हो सकता है ऐसा करने पर हमें चोट भी लग जाएगी, क्योंकि आप अगर पत्थर पे किक करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप हर्ट हो जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, पर वो जो पत्थर है वो अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, ठीक है। Similarly, in activity, instead of 5 rupee coin, if we use 1 rupee coin, we find a lesser force is required to perform the activity. इसी तरीके से जो हमारी पिछली एक्टिविटी थी, कौन सी एक्टिविटी, ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश। अब अगर हम क्या करते हैं, हम जो है इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है बेसिकली, इसमें अगर हम जो है, हम यहाँ पे अगर हम 5 रुपी कॉइन लें, ठीक है, यानी हम 5 रुपए का सिक्का लें और 2 रुपए का सिक्का लें और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, तो हम ये देखते हैं कि जब हम 5 रुपए का सिक्का लेते हैं तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, वहीं 2 रुपए के सिक्के में हमें कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है। 5 रुपए के सिक्के में अधिक बल लगाना पड़ता है, 2 रुपए के सिक्के में कम बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका 5 का सिक्का जो होता है बड़ा होता है, आपने देखा है, वो भारी भी होता है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 5 रुपए के सिक्के में ज्यादा बल लगाना पड़ता है, किसके कंपैरिजन में, 2 रुपए के सिक्के के कंपैरिजन या तुलना में। हम जानते हैं पुस्तक से भरे बक्से को, हम जानते हैं कि पुस्तक से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। इसी प्रकार हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक करें तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए। क्रियाकलाप में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करें तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पे हमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है, कुछ में कम बल लगाना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो मास का आ रहा है, यानी द्रव्यमान का आ रहा है। जैसे कि खाली जो बॉक्स होता है वो हल्का होता है, वहीं भारी बॉक्स का द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम फुटबॉल की बात करें, ठीक है, फुटबॉल का द्रव्यमान कम होता है, वहीं उतने ही साइज का जो स्टोन है या पत्थर है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 5 रुपए की कॉइन की बात करें, 5 रुपए के सिक्के की बात करें, तो इसका द्रव्यमान अधिक है 1 रुपए या 2 रुपए के सिक्के से। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें ज्यादा बल लगाया जा रहा है। A force is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of the train. अब इसी तरीके से अगर हमारे पास एक जो है ठेला गाड़ी, ठीक है, ठेला गाड़ी है, यानी बेसिकली जो आपकी ठेला गाड़ी है उसे आप लेके जा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, तो आप उस पर बल लगाएंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा भी बल लगाएंगे वो आसानी से चलेगी। वहीं अगर आपके सामने कोई बड़ी ट्रेन है, ठीक है, बड़ी सी ट्रेन है, वो खड़ी है, उस पर आप बल लगा रहे हैं, आप जितना बल आपने ठेला गाड़ी पे लगाया उतना ही उस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ट्रेन है वो गति नहीं करेगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी, गति नहीं करेगी, ठीक है, खिसकेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ठेला गाड़ी है वो हल्की है, उसका मास कम है। वहीं अगर हम ट्रेन की बात करें, किसकी बात करें, ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन कितनी बड़ी होती है तो उसका मास भी ज्यादा है, इसलिए वो जो है कम बल में इधर से उधर खिसकती नहीं है या गतिमान नहीं होती है। This is because in comparison to the cart, the train has much lesser tendency to change its states of motion. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब इससे क्या होता है, क्योंकि कार्ट क्या है, छोटा है, मास कम है, ट्रेन जो है उसका मास बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़ी है, तो इस कारण क्या होता है, इस कारण जो आपकी कार्ट है, ठीक है, जो कार्ट है, जो ठेला गाड़ी है, ठीक है, उसकी जो टेंडेंसी है स्टेट ऑफ मोशन की वो ज्यादा है, यानी उसकी गति की अवस्था में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।
क्यों किया जा सकता है? उसका द्रव्यमान कम है, वो कम बल में ही इधर से उधर जा रही। वहीं अगर हम ट्रेन की बात करें, रेल की बात करें, तो रेल का द्रव्यमान क्या है? अधिक है। अधिक है जिस कारण उसकी गति की अवस्था में हम जो है कम बल के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये अपनी जो है गति की अवस्था में परिवर्तन आसानी से नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? ट्रेन नहीं करेगी। Accordingly, we can say that the train has more inertia than car. तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी होती है उसका जो इनर्शिया है, उसका जो जड़त्व है, वो अधिक है किससे? ठेला गाड़ी से। Clearly, heavier or more massive object offer larger inertia. तो यहाँ पे हमने इतने सारे उदाहरण देखे। हमने क्या देखा कि जो भारी गाड़ी है या भारी चीजें हैं, भारी वस्तुएं हैं, वो आसानी से अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रही है। वहीं जो वस्तुएं हल्की हैं, जो कि कैसी है, जिनका द्रव्यमान कम है, वो आसानी से अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन कर पा रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो भारी वस्तुएं हैं या जिनका द्रव्यमान अधिक है, वो ज्यादा इनर्शिया देती है, उनका इनर्शिया अधिक होता है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल यदि रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि आपकी ठेला गाड़ी है और ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, तो ट्रेन आपकी बहुत बड़ी है, इसका द्रव्यमान अधिक है, इसकी जो टेंडेंसी है चेंज ऑफ मोशन की, यानी गति की अवस्था में जो परिवर्तन है, वो ट्रेन में नहीं होता है, आसानी से नहीं होता। वही ठेला गाड़ी में आप आसानी से इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी रुकी हुई ठेला गाड़ी को चला सकते हैं कम बल में। ठीक है, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो हम क्या कह सकते हैं मात्रात्मक रूप में? हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी बॉडी का कोई भी वस्तु है, अगर हमें कोई भी हमारे पास वस्तु है, उसका जो इनर्शिया है, उसका जो जड़त्व है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका जड़त्व को हम किससे मेजर कर सकते हैं, किससे माप सकते हैं? उसके द्रव्यमान से, यानी उसके मास से। यानी वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा, जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा, उतना ही अधिक उसका इनर्शिया यानी जड़त्व होगा। We may thus relate inertia and mass as, तो इसलिए हम इनर्शिया यानी जड़त्व और मास यानी द्रव्यमान को कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इनका संबंध जो है हम बता सकते हैं। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. यानी जो इनर्शिया है, जड़त्व जो है किसी भी वस्तु की एक प्राकृतिक जो है गुण होता है, प्राकृतिक एक गुण है, टेंडेंसी है, जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था या अपनी विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में बदलाव को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है, विरोध करती है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। वहीं अगर हम द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो मास क्या दर्शाता है? मास हमें ये दर्शाता है कि किसी भी वस्तु का इनर्शिया यानी जड़त्व कितना होगा। ठीक है, यानी जितना अधिक मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। ठीक है, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है, ठीक है, उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी
विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व से की माप है। तो ये आपका रिलेशन है मास और इनर्शिया के बीच में। क्या है? जितना अधिक मास उतना ज्यादा इनर्शिया। या हम कह सकते हैं मास के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का जड़त्व माप सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, देख के आप बता सकते हैं जिसका अधिक मास होगा उसका जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, हमारे पास दो बड़े बड़े जो है आपके पत्थर है। ठीक है, पत्थर है या कोई वस्तु है मान लीजिए, एक का 30 किलोग्राम, एक का 30 किलोग्राम मास है, द्रव्यमान है, दूसरे का 300 किलो। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों पे बल लगाया और ये देखा कि जितने बल में 30 किलोग्राम वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है खिसक रही है या रेस्ट से मोशन में आ रही है, उतने फोर्स में जो है 300 किलोग्राम वाली वस्तु जो है गति में नहीं है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे जो है 15 न्यूटन का या 15 न्यूटन का बल लगा है। ठीक है, 15 न्यूटन के बल से क्या हो रहा है? आपके 30 केजी वाली जो वस्तु है वो आसानी से रेस्ट से मोशन में आ रही है। यही बल आप क्या कर रहे हैं? 300 किलोग्राम वाले में लगा रहे हैं और ये देखा गया कि 300 किलोग्राम वाला जो है इतने बल में अपनी जगह से हिस्सा ही नहीं, यानी उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया या वो विराम अवस्था से जो है गतिमान नहीं हुआ या मूव नहीं करने लगा। फिर क्या हुआ? पहले 30 बंधन लगाया, नहीं हुआ। 30 न्यूटन का बल लगाया, नहीं हुआ। ठीक है, 50 लगाया तब भी नहीं हुआ, 100 लगाया, ठीक है, तब भी नहीं हुआ, 115 लगाया तब जाके मान लीजिए हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका जो भारी वस्तु है जिसका 300 किलोग्राम मास है उस पे हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ताकि वो क्या करे? मूव करे, गति करे। वही 30 किलोग्राम वाली वस्तु पे हम कम ही बल लगा रहे हैं और उतने ही बल से वो क्या कर रही है? वो गतिमान हो रही है। अब यहाँ पे से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि वस्तु गतिमान हो रही है ये वाली, तो यानी ये आसानी से या कम बल में अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रही है। ठीक है, 30 किलोग्राम वाली वस्तु। वहीं 300 किलोग्राम वाली वस्तु जो है उसमें बहुत ज्यादा अधिक बल लगाना पड़ रहा है जिसके कारण वो क्या कर रही है? अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन कर रही है। यानी कि जो आपकी भारी वस्तु है वो जो है परिवर्तन को रेजिस्ट या विरोध बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा देर तक कर रही है। वहीं अगर हम बात करें हल्की वस्तु की तो ये जो है चेंज का जो है विरोध कम कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमें कम बल में ही इसमें मोशन दिखाई दे। ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, यानी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका इनर्शिया अधिक होता है। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन, यानी कि ऐसी वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपका पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, यानी निम्न में से किसका अधिक जड़त्व है। यानी आपको बताना है कि निम्न उदाहरणों में से, ठीक है, आपको बताना है कि किसका जो जड़त्व है वो अधिक है। पहला है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, यानी आपके पास एक रबड़ की बॉल है, रबड़ की गेंद है और उतने ही आकार का एक पत्थर है, तो दोनों में से जड़त्व किसका अधिक होगा। बी अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, यानी एक साइकिल और अ ट्रेन, यानी साइकिल और ट्रेन में से किसका जड़त्व अधिक होगा। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, यानी एक 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का।
इन दोनों में से किसका जड़त्व अधिक हो? निम्नलिखित में से किसका अधिक जड़त्व है? एक गेंद, एक रबड़ की गेंद और एक ही या उसी आकार का एक पत्थर, एक साइकिल और एक ट्रेन, 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपके पास दिया गया है, फर्स्ट पार्ट, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम। अब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों की तुलना करें, तो रबड़ बॉल और जो स्टोन है दोनों का साइज सेम है, ठीक है, यानी दोनों का आकार सेम है। पर अगर हम बात करें स्टोन की, तो स्टोन यानी पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में? रबड़ की बॉल के कंपैरिजन में। यानी जो आपका स्टोन है, ठीक है, इसका स्टोन का मास जो है वो क्या होगा? अधिक होगा। किससे? रबड़ के मास से। यानी स्टोन का इनर्शिया क्या होगा? रबड़ के इनर्शिया से अधिक होगा। तो यहाँ पर जो अधिक है इनर्शिया वो किसका होगा? आपकी स्टोन का, यानी पत्थर। ठीक है, सेकंड है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। अब बाइसिकल और ट्रेन की बात करें तो साइकिल का आकार छोटा होता है, ट्रेन का बड़ा होता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साइकिल है उसका द्रव्यमान जो है वो यानी मास जो है वो कम है, किससे? ट्रेन से। तो यानी अगर बाइसिकल का मास कम है ट्रेन से, तो यानी बाइसिकल का जो इनर्शिया होगा, यानी साइकिल का जो इनर्शिया है, जड़त्व है, वो अधिक है ट्रेन से। तो यहाँ पे आपका बाइसिकल का जो इनर्शिया है वो अधिक होगा ट्रेन के इनर्शिया। सी पार्ट है अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, यानी एक 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। आपने देखा है कि जो 5 रुपए का सिक्का होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसका मास या उसका द्रव्यमान अधिक होता है। वहीं 1 रुपए के सिक्के का द्रव्यमान कम होता है। तो 5 रुपए के सिक्के का द्रव्यमान क्या है? अधिक है, तो उसका इनर्शिया भी अधिक होगा 1 रुपए के सिक्के से। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के का इनर्शिया ज्यादा है 1 रुपए के सिक्के से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले पार्ट का अ स्टोन ऑफ सेम साइज यानी पत्थर उसी आकार का। बी है अ ट्रेन यानी रेलगाड़ी। सी है अ 5 रुपी कॉइन यानी एक 5 रुपए का सिक्का। As the mass of the object is measured by its inertia, object with more mass have more inertia. यानी जैसे कि हम जानते हैं कि जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या दर्शाता है? इनर्शिया यानी जड़त्व को दर्शाता है। इसलिए वह वस्तु जिसका द्रव्यमान अधिक है तो उसका क्या होगा? इनर्शिया भी अधिक होगा। एक ही आकार का एक पत्थर, एक ट्रेन, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का, चूंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं में अधिक जड़त्व या जड़ता होती। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि इनर्शिया यानी जड़त्व और मास यानी द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है, किस तरीके से जो इनर्शिया है यानी जाड़त्व है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जितना आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आपके मन में उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।